बंद कर, ठंडी लगने लगी बड़ी जल्दी जी। किसका बंद हुआ? हम लोग का बंद हो गया। ओके चलो ठीक बेटा। तो कल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की कंडीशन हो गई थी, ठीक। सेल्फ इंडक्टेंस के केस में आपको क्या क्या कंडीशन बनेगी वो चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हो गया था ना बेटा? उसमें डिफरेंट केसेस भी बता दिया गया था सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन देखो, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, जब हम एक कॉइल में चेंज करेंगे, एक कॉइल में चेंज करेंगे तो उसकी वजह से दूसरे में हमारा इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट डेवलप होता है। दूसरे वाले कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट आपका डेवलप होगा, लेकिन तभी डेवलप होगा जब प्राइमरी कॉइल में आप करंट की वैल्यू को वेरी कराओगे। हमेशा फ्लक्स चेंज होना चाहिए, अगर चेंज होगा तभी करंट वगैरह हमारा क्या होगा या ईएमएफ आपका इंड्यूस होता है। तो वहां पे क्या लेते हैं बेटा कि अगर एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, मान लो ये प्राइमरी कॉइल है आपका, ठीक। अब इसमें आप चाहे वही सिस्टम रियास्टेट लगा दो, ठीक, तो रियास्टेट के थ्रू इसको वेरी करा लो या फिर यहाँ से जो करंट है ये प्राइमरी कॉइल है, ये वेरिएबल करंट है। कैसा है? वेरिएबल। वेरिएबल करंट अगर प्राइमरी कॉइल से हम लोग पास आउट कराते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सेकेंडरी कॉइल आपका होगा, कौन वाला होगा बेटा? सेकेंडरी जो कॉइल आपका होगा, यहाँ से आपको जो आउटपुट मिलेगा, ठीक, यानी कि इसमें एक इंड्यूस करंट आपका डेवलप होगा। सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा आपका? इंड्यूस करंट डेवलप होगा। अगर उसी को रीड करना है या मेजर करना है तो वहाँ पे कोई लोड रेजिस्टेंस लगा दो जिसके थ्रू हम आउटपुट ले लेंगे। अगर ईएमएफ आपको ऑब्टेन करना है तो यहीं पे एक क्या लोड रेजिस्टेंस लगा दीजिए, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ये लोड रेजिस्टेंस का काम करेगा, आरएल कह लीजिए, तो इससे हम आउटपुट ऑब्टेन कर लेते हैं जो ईएमएफ के फॉर्म में मिलेगा। करंट के फॉर्म में लेना है तो डायरेक्टली हमारा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब कंडीशन जो आपका होता है, जब हम लोग प्राइमरी में चेंज करेंगे तो यहाँ पे इंडक्शन किसमें हो रहा है? सेकेंडरी में। पीछे वाले सेल्फ इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, जिस कॉइल में चेंज कराते थे इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट उसी में आपका ऑब्टेन होता था। यहाँ में एक में चेंज कर रहे हैं, दूसरे में हमें ऑब्टेन हो रहा है, तो इसीलिए टर्म दिया जाता है कौन सा? म्यूचुअल कहते हैं। एक प्राइमरी में चेंज करेंगे उसकी वजह से सेकेंडरी से हमें क्या आउटपुट ईएमएफ या आउटपुट क्या करंट मिलेगा, तो इसलिए इसे हम लोग टर्म देते बेटा सेकेंडरी कहेंगे, क्या सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे, ठीक। तो लिखिएगा देखिए, when current passing through a coil, when current passing through a coil is changes, when current passing through a coil is changes, it changes, current passing through a coil is changes, the magnetic flux linked with the magnetic flux linked with the coil magnetic flux linked with the neighboring coil कर लो बेटा, the neighboring coil मतलब पड़ोसी वाला, NEIGHBOURING, neighboring coil, neighboring coil will also changes, will also changes. So an EMF, so an EMF, so an EMF will be induced, so an EMF will be induced in the neighboring coil, so an EMF will be induced in the neighboring coil, neighboring coil, and this phenomena is called mutual induction. This phenomena is called mutual induction. इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा?
म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं, करंट को जब हम लोग दिखा रहे हैं आप ऐसे दिखाइए, या दूसरा तरीका है डायरेक्ट आप एसी सप्लाई, देखो ये डीसी का इंडिकेटर होता है, और जब हम लोग एसी की बात करते हैं तो एसी को जब सिंबलाइज किया जाता है तो कैसे दिखा देते बेटा, ये एसी का सिंबल होता है। मतलब यहाँ पे दोनों में वेरिएशन करके हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, एसी और चाहे डीसी दोनों में वेरिएशन करके हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ये एसी को सप्लाई शो करेगा, और जब बैटरी का सिंबल बनाएंगे तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो डीसी को। लेकिन दोनों ही केस में हमें करंट कैसा होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, यानी जो करंट की वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए बेटा, वेरिएबल होना चाहिए, ठीक। लिखा दीजिए। हम बस्ती के सारे बैंक यही शिफ्ट होंगे क्या, इतना मोटा मोटा दरवाजा लगा रहे हैं यार, हैं? तिजोरी बनाई जाएगी, हैं? किसको क्यों तोड़ेगा, उसको नहीं तोड़ लेगा यार, हाँ? देश की आधी चीजें तो ऐसी बर्बाद होती हैं। पहले हमारे यहाँ रोड बनता है, फिर तोड़ के नालियां बनती हैं, फिर टूटेगा दोबारा तो क्या करेगा, पाइपलाइन डालेंगे, अगली बार टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी वाले डालेंगे। मतलब एक रोड को 4 बार तोड़ा जाता है, ठीक। उसके बाद कहते हैं हिंदुस्तान गरीब है। गरीब कहाँ है यार, एक काम के लिए 4 बार फंड आता, गरीब है, हाँ? बताओ, हो गया बेटा? नीचे लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो करंट हम लोग किसमें पास आउट करा रहे हैं बेटा, प्राइमरी वाले में। इसकी वजह से फ्लक्स कहाँ चेंज होगा, सेकेंडरी करस्पॉन्डिंग। जैसे वहां प्राइमरी में कराते थे, प्राइमरी में ही हम लोग चेंज करते थे, तो जो फाई आपका होता था, ठीक है, वो प्राइमरी वाले में ही हम क्या चेंज करते थे। अब यहाँ पे हम लोग प्राइमरी में करंट फ्लो करा रहे हैं, उसकी वजह से सेकेंडरी में आपका क्या होगा, क्या फ्लक्स में चेंजेस होंगे, उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आपका होता है, ठीक। तो लिखो टोटल फ्लक्स। बेटा तू आज पहुंची, दीदी गायब हो गई हैं, कहीं हम चलते हैं तो अब कल लाना है। चल लिखो, कहाँ गिरा दी थी, तुम्हें गिरी थी, वो गिरी थी, बचा के चलाया करो, रोड पे बहुत सारे लोग चलते हैं, हाँ ठीक। उसमें गाय बैल हो गया, कुत्ते बिल्लियां भी आ जाती हैं, ठीक है, तो उनको राइट रॉन्ग तो पता नहीं होता है, आदमियों को नहीं पता होता तो बाकी तो छोड़ ही दो। सबसे ज्यादा तो उल्टा हमारे हिंदुस्तान में इंसान ही चलता है, ठीक। चल लिख बेटा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड with the secondary coil, total flux linked with the secondary coil due to total flux linked with the secondary coil due to current in the primary coil is, देखो यहाँ पे अगर इसमें बेटा नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और सेकेंडरी वाले में टर्न्स हमारा क्या है N2 है, तो टोटल फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल से होगा, टोटल फ्लक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी N2 इंटू φ2। एक टर्न से अगर हमारा कितना है फाई है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कितने हैं N2 है, तो उस कंडीशन में टोटल जो फ्लक्स आपका वहां से पास आउट होगा N2 इंटू φ2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा N2 इंटू φ2, N2 इंटू क्या हो गया बेटा φ2 हो गया, लिखिएगा। अब N2 φ2 जैसे वहां पे लिखा था N इंटू फाई, क्योंकि सिंगल ही रहता था, N फाई प्रोपोर्शनल टू I लिखते थे, तो यहाँ पे N2 φ2 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I1 लेंगे कि I2 लेंगे, I1 प्राइमरी कॉइल में अगर इसे हम लोग I1 से कर दो
मान लो ये प्राइमरी कॉइल में आपका I1 है और जो इंड्यूस करंट होगा वो मान लो हमारा कितना होगा, I2 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे N2 की वैल्यू आपकी जो होगी N2 ये प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, I1। यानी प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू जितना ज्यादा आप फ्लो कराओगे, सेकेंडरी कॉइल से इंड्यूस होने वाला आपका फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो N2 की वैल्यू हो गया प्रोपोर्शनल टू I1 या N2 इक्वल टू M इंटू I1। M है बेटा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। जैसे वहां पे L इंटू I लिखा था ना, एक ही कॉइल था तो सेल्फ इंडक्टेंस को L से दिखाया था। यहाँ पे हम लोग सब क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस को M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। अब देखो N2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, Phi2 है नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द वन टर्न ऑफ सिंगल टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और I1 है करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। M होगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ क्या, वेयर M क्या कहेंगे इसे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। M जो है बेटा उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक। तो नोट कर लीजिएगा। नीचे लिखिएगा according to Faraday's second law, according to Faraday's second law, according to Faraday's second law, EMF induced in the secondary, EMF induced in the secondary is, EMF induced in the secondary is E की वैल्यू होगा बेटा N2 यानी कि d∅/dt होता था, तो E की जो वैल्यू आपकी होगी -N2 d∅2 अपान कितना हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा बेटा। तो उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे होगा E की वैल्यू -N2 d∅2 अपान कितना dt। अब देखो बेटा N इंटू फाई की वैल्यू M इंटू I है, M इंटू क्या है आपका I है, तो N2 d∅2 की जगह पर M इंटू di1 लिख सकते हैं। इसी को हम लिख लेंगे, इसको बना लो क्वेश्चन सेकंड, बना लो आप क्या फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट से N2 की जगह पे आप MI1 लिख लीजिए, तो E की वैल्यू हो जाएगी माइनस कितना M di1 अपान कितना dt। वहां पे याद करो इक्वल टू -L di अपान dt लिखा था हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस में, ठीक। जब वहां डिस्कस करते थे इक्वल टू -L di अपान dt आया था बेटा, यहाँ इक्वल टू -M इंटू di अपान dt हो गया। अब माइनस साइन शो करता है कि जब भी इंडक्शन से हमारा जो भी इंड्यूस EMF या करंट होगा वो कॉजिंग फैक्टर का अपोज करेगा, जिसकी वजह से डेवलप हो रहा है उसका क्या करेगा, वो अपोज करेगा, ठीक। तो ये केस आपका होता है। तो इक्वल टू -M di1 अपान कितना हो गया dt के बराबर हो गया। तो नोट कर लीजिएगा। E2 है यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में हम लोग ले रहे हैं बेटा ना, इसी को E2 से दिखा लो। E2 की वैल्यू हो गया -M di1 अपान dt के क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक। आगे लिखिएगा नीचे लिखो इफ di1 अपान dt इक्वल टू, if di1 upon dt equal to 1 ampere per second, if di1 upon dt equal to 1 ampere per second, अगर di1 upon dt की वैल्यू प्राइमरी कॉइल से करंट फ्लो होने वाला बेटा उसकी वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकंड के बराबर हो, कितना हो 1 एम्पियर पर सेकंड हो, तो इसकी वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ E2 जो होगा वो M के क्या हो जाएगा
मार मतलब वैल्यू, जैसे यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है उसके डायरेक्शन को भी, तो अगर वैल्यू को हम रखेंगे तो मार ऑफ E2 की जो वैल्यू होगी वो म्यूचुअल इंडक्शन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो लिख लीजिए दैट इज मार ऑफ E2 इक्वल टू M। मार ऑफ E2 इक्वल टू M। Hence coefficient of mutual induction, hence coefficient of mutual induction is equal to the coefficient of mutual induction is equal to the, अरे नो सर बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ ठीक है।
चलो बेटा क्या लिख लिया था, ये म्यूचुअल इंडक्शन, नीचे वही स्टेटमेंट लिख लो बेटा, नीचे लिखिएगा हेंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, हेंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू द, हेंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दिखा दिया था क्या, इज इक्वल टू द, कहाँ तक लिया है, फिर से बोलो कहाँ तक लिखे हो, इक्वल टू द, यहीं तक सब लिखो, इक्वल टू द ईएमएफ induced in the, equal to the EMF induced in the secondary coil, induced in the secondary coil when rate of change of current in primary coil is unity, rate of change of current in primary coil is unity, rate of change of current in primary coil is unity, rate of change of current in primary coil is unity, ठीक। जब प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाले करंट का रेट बेटा दर जो होगा अगर यूनिट है तो जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो म्यूचुअल इंडक्शन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये कंडीशन होता है। और जो सेल्फ इंडक्शन की हम लोगों ने यूनिट लिखी थी हेनरी कॉमन यूनिट में, ठीक है, वही हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का होगा। तो यूनिट और डायमेंशन सेम होता है, जो सेल्फ का होगा वही म्यूचुअल का होता है, यानी सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन हैविंग सेम यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक। तो याद रहेगा ना, पीछे लिखा दिया था उसको, आगे लिखिएगा बेटा। नेक्स्ट डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे वहां पे डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हम लोगों ने लिखा था, तो डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पे जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं बेटा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो हमारे प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और जो सेकेंडरी कॉइल होंगे उन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक। उन दोनों पे ही क्या करेगा, डिपेंड। जैसे फार्मूला तो दिख रहा है हमारा कहाँ पे, यहाँ से खाली सेकेंडरी वाले डिपेंड कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी में चूंकि फ्लक्स जो आपका हो रहा है जनरेट कहाँ से हो रहा है, प्राइमरी से हो रहा है ना, तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा, जितना ज्यादा जनरेट होगा उतना ज्यादा सेकेंडरी से पास आउट होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के नंबर ऑफ बेटा टर्न्स पे डिपेंड करते हैं, केवल सेकेंडरी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। तो लिखिएगा क्या लिख लिया था आपने, डिपेंडेंस, पहला पॉइंट लिखिए नंबर ऑफ टर्न्स n1 and n2, number of turns n1 and n2 of both coils, number of turns n1 and n2 of both coils, number of turns n1 and n2 of both coils, हो गया। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स n1 and n2 of both coils, दूसरा लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस, coefficient of self inductances L1 and L2, L1 and L2, L1 and L2 of both coils, मतलब जो आपके कॉइल के L1 और L2 यानी कि इनके जो सेल्फ इंडक्टेंसेस होते हैं उसकी वैल्यू पे भी हमारा क्या करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी आगे रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स। नेक्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स। नेक्स्ट लिखिएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, नेक्स्ट लिखिएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम बिटवीन द कॉइल्स, बिटवीन द कॉइल्स, यानी म्यू पे डिपेंड करेगा, आर करके वो आर करके आर नेचर ऑफ मटेरियल, आर नेचर ऑफ मटेरियल on which
nature of material on which two coils are bound, nature of material on which two coils are bound, जिन पे कॉयल लपेटे गए हैं बना, ठीक है, उसके मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक। दूसरा ये बताओ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं। जैसे ये दोनों कॉयल जो रखे गए हैं, अगर इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाया घटाया जाए तो क्या उस पे आपका क्या म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी या नहीं। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो होगी इनके सेपरेशन पे, दोनों कॉयलों के बीच का जो सेपरेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा या नहीं। उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना पास पास होंगे तो प्राइमरी कॉयल से जनरेट वाला होने वाला फ्लक्स उतना ज्यादा सेकेंडरी से क्या करेगा, पास आउट होगा। और ये जितने ज्यादा दूर दूर होंगे उतना ही आपका वहां से जनरेट होने वाला फ्लक्स जो होगा वो क्या करेगा, कम पास आउट होगा। जितना कम पास आउट होगा उतना इंडक्शन उनके बीच में क्या होगा, कम होगा। जैसे अब एक कॉयल यहाँ रखा, अब दूसरा कॉयल आप दूर रखोगे, दूर रखेंगे तो यहाँ से जो फ्लक्स जनरेट होंगे यहाँ से पास होने वाले अमाउंट क्या होगा, घट जाएगा। जितना दूर रखेंगे उतना घटता जाएगा, तो फ्लक्स की यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाती है। तो लिखिएगा पॉइंट करके, क्या लिखा बेटा, है अच्छा बाउंडेड। अगले वाला पॉइंट लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट दूसरा समझ लो। जैसे ये कॉइल इस तरह से एक दूसरे पे रखे गए हैं, अगर ओवर वाइंडिंग कर दिया, जैसे ये कॉइल है इसी के ऊपर दूसरे सेकेंडरी का वाइंडिंग कर दिया जाए, उस समय फ्लक्स की वैल्यू बेटा सबसे ज्यादा पास आउट होगी। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। उस केस में जैसे एक मान लो हमने इस पे प्राइमरी कॉइल बाउंड किया इसके ऊपर, और इसी के ऊपर अगेन एक दूसरे को टच ना करे, इंसुलेटिंग वायर पे दोबारा दूसरी कॉइलिंग कर दिया जाए, तो प्राइमरी से जो भी फ्लक्स पास आउट होगा, जनरेट होगा, वो सारा का सारा सेकेंडरी से पास आउट होगा। उस समय जो फ्लक्स क्या सेकेंडरी से पास होने वाला होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, और तब इंडक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दूसरा केस हमने ऐसे पैरेलली रखा बेटा, तो यहाँ से जो जनरेट होने वाला होगा कुछ पास आउट होगा, कुछ आपका नहीं पास आउट होगा, ठीक। तीसरा केस आपका होता है अगर ये वाला हमने ऐसे रखा और दूसरा वाला चेंज कर इस डायरेक्शन में रखा, तो यहाँ से जनरेट होने वाला यहाँ से कुछ भी पास आउट नहीं होगा। तो इसका मतलब उसके ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा, दोनों कॉइल एक दूसरे से कैसे ओरिएंटेड हैं उस पर भी आपका डिपेंड करेगा म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू, ठीक। अगर दोनों का ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। दोनों का ओरिएंटेशन अगर इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो उस केस में आपका वहां पे ओरिएंटेशन जो आपका होगा अगर वेरी करेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू भी उतनी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो पॉइंट लिखा बेटा, क्या लिख लिया हो, अच्छा नेक्स्ट लिखिएगा ओरिएंटेशन बिटवीन, डिस्टेंस वाला हो गया। डिस्टेंस पे क्या लिखा था, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, इतना ही लिखा है तो नहीं कर लीजिए, उस पॉइंट को भी आप थोड़ा बढ़ा लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, देखो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, एज डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स, एज डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स, एज डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स क्या किया जाए, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस म्यूचुअल इंडक्शन एम, म्यूचुअल इंडक्शन एम डिक्रीजेस। तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्शन की जो वैल्यू आपकी होगी एम की वैल्यू वो घट जाएगी बेटा। म्यूचुअल इंडक्शन एम क्या करेगा, डिक्रीजेस, म्यूचुअल इंडक्शन एम डिक्रीजेस हो जाएगा। तो ये केस आपका हो गया बेटा, यहां से हम लोग दिखा देते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे अगला पॉइंट ओरिएंटेशन, अगला पॉइंट लिखिए ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ठीक। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में जो ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, अगर ओरिएंटेशन 90 डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का मतलब ये हो गया जैसे मान लो एक आपने
मान लो ये प्राइमरी कॉइल है बेटा, ये कौन वाला है, सपोज दैट प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी वाला है, तो इसके हम लोग परपेंडिकुलरली रख रहे हैं। इसके म्यूचुअली कैसा रखा जाए, इस तरह से रखेंगे, ठीक। तो उस केस में यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की जो वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में, एम की वैल्यू जो आती है वो 0 होता है। या नीचे बना लीजिए, अगर ये सेकेंडरी रखा गया तो इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन की जो वैल्यू होती है बेटा वो 0 हो जाता है। अगर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है, हम लोग इस तरह से दोनों एक दूसरे के नॉर्मली रखे गए 90 डिग्री पे, तो उस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी, ठीक। तो दिखा दीजिएगा। हाँ बेटा, मैक्सिमम होगा, वही तो ओवर कॉइलिंग पहले बताया है कि एक अगर आपका ऐसे मान लो इसमें प्राइमरी कॉइलिंग हमने किया उसी के ऊपर, लेकिन टच नहीं होना चाहिए, कंडीशन है या तो इंसुलेटेड हो, ठीक, दूसरा उससे ऊपर कर दिया तो प्राइमरी से जितना भी फ्लक्स जनरेट होगा वो सारा पास आउट होगा कहाँ से, सेकेंडरी से, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका होता है। उस समय इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जितना ज्यादा सेपरेशन करेंगे उतना वैल्यू आपका घटता जाएगा, और अगर उनका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तब भी म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। जब 90 पे होंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन 0 माना जाता है, ठीक। जब टच करेगा तो इंडक्शन कहाँ होगा, तब तो वो पास करेगा करंट, वही करंट आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंडक्शन तब होता है जब तक आप दो सिस्टम टच नहीं करती हैं, ठीक। इंडक्शन तब तक होता है जब तक दो टच नहीं करे, जब टच करेगा तब उसके इंडक्शन क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, तो वो फिर का ट्रांसफर होता है। फिर जैसे एक चार्ज बॉडी है और ये दूसरा अनचार्ज है बेटा, अब इसको हम लोग पास ला रहे हैं, जब पास लाएंगे तो अनचार्ज वाली बॉडी जो होगी इंडक्शन से चार्ज होगी, लेकिन जब इसको टच करा दोगे ना तो यही जो चार्ज था यही दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाता है तब, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, एक टर्म आता है बेटा कपलिंग फैक्टर, ठीक। इसी को हम लोग कह लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कितना प्रॉपर वे में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसी को टर्म दिया जाता है बेटा कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, कपलिंग फैक्टर जितना कम होगा, ठीक, उतना ही म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। तो पॉइंट अगला कर लीजिएगा, कपलिंग फैक्टर के बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। अगला पॉइंट करें ना, कपलिंग COUPLING, कपलिंग फैक्टर के बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, कपलिंग फैक्टर के बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ये नेक्स्ट पॉइंट था बेटा, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में जो कपलिंग फैक्टर है जितना ज्यादा होगा उससे अकॉर्डिंग हम लोग वहां से करते हैं, ठीक है, वैल्यू जो आपकी होगी उतनी ज्यादा होगी, ठीक। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग बना लो बेटा, रिलेशन बिटवीन आप पूरा या तो लिखना चाहो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखो एम, या सीधा एम दिखा दो। रिलेशन बिटवीन एम कामा L1 एंड L2, रिलेशन बिटवीन M L1 एंड L2, रिलेशन बिटवीन M L1 एंड L2, यानी कि दोनों जो कॉइल है प्राइमरी सेकेंडरी उनके सेल्फ इंडक्टेंसेस और उनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन M मीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड किसमें सेल्फ इंडक्टेंसेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक। तो लिखिएगा, far to magnetically magnetically coupled coil, far to magnetically coupled coil, M equal to K under root L1 L2, M equal to K root L1 L2, M equal to K root L1 L2, ठीक। लिखिएगा, K को ही हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग या कपलिंग फैक्टर कहा जाता है, लिख लीजिएगा, वेयर K
वेयर केस कपलिंग फैक्टर, वेयर केस कपलिंग फैक्टर आर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी कहते हैं बेटा। देखो जो के की वैल्यू होती है बेटा, अब दिखाते हैं जब क्या होता है, क्या समझ लो। जो सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट होगा और जो प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को कपलिंग फैक्टर कहते हैं बेटा। प्राइमरी कॉइल से जो जनरेट होने वाला यानी लिंक्ड जो प्राइमरी कॉइल से फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, और जो सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स आपका पास आउट है या लिंक्ड है, उनके रेशियो को सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, उनके रेशियो को हम लोग कह लेते हैं कपलिंग फैक्टर। अब जैसे अभी डायग्राम बनाया था, जब 90 पे था तो उस कंडीशन में उसमें क्या क्या होगा, जो प्राइमरी से जनरेट होगा सेकेंडरी से पास आउट नहीं होगा, नहीं पास आउट होगा, इसका मतलब कपलिंग फैक्टर की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक, सेकेंडरी से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। प्राइमरी से तो जनरेट हो रहा है लेकिन सेकेंडरी से बेटा पास आउट नहीं हो रहा, तो उस केस में कपलिंग फैक्टर की वैल्यू जीरो हो गई। और कपलिंग फैक्टर जीरो होगा, अगर के की वैल्यू जीरो तो एम की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। अभी आपने परपेंडिकुलर केस में एम इक्वल टू जीरो लिखा था। ठीक, दूसरा, अगर ओवर कॉइलिंग है, जैसे समझाते एक कॉइल है प्राइमरी वाला, उसी के ऊपर दूसरा कॉइलिंग कर दिया गया। अगर ओवर कॉइलिंग है तो उस कंडीशन में जो ओवर कॉइलिंग अगर आप कराओगे तो बेटा जो प्राइमरी से जनरेट होने वाला होगा वो टोटल का टोटल सेकेंडरी से पास आउट होगा। उस केस में कपलिंग फैक्टर की वैल्यू 1 होता है। कितना होगा, 1 होगा। जैसे वायर को हमने इस पे लपेटा पहला प्राइमरी वाला, उसी के ऊपर बाहर से आपने सेकेंडरी वाले को फिर से बाइंड अप कर दिया, तो प्राइमरी जो भी जनरेट होगा वो सेकेंडरी से क्या करेगा, पास आउट होगा। तो 100% आपका पास आउट होगा ना, तो जो फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक्ड होगा वही प्राइमरी से होगा। दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। और जब 1 आएगा तो एम की वैल्यू उस केस में मैक्सिमम मिलता है। एम की वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, और तीसरा कंडीशन होता है कि अगर ओरिएंटेशन उसके अलावा कुछ भी है, मतलब परपेंडिकुलर और ओवर कॉइलिंग के अलावा कुछ भी है, तो के की वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो हम लोग जो के की वैल्यू लिखते हैं ना, के की वैल्यू अगर वहां पे लिखा जाए तो के की वैल्यू होती है मैग्नेटिक जो आपका क्या है, फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन प्राइमरी। सेकेंडरी में जो लिंक्ड होगा और प्राइमरी जो लिंक्ड है उनके रेशियो के बराबर होगा। तो इसको अगर लिखेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन किसमें, सेकेंडरी अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन किसमें बेटा, प्राइमरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी का रेशियो जो होता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कह लेंगे। ठीक, या कपलिंग फैक्टर कह लेते हैं। और के की वैल्यू जो होता है बेटा, इक्वल आर ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल आर लेस देन क्या, 1। के की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, या 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में प्रैक्टिकली जो पाया जाता है, जो प्रैक्टिकली होता है बेटा, वो हमारा 0 से बड़ा होता है और 1 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, मोस्ट ऑफ केसेस में जो बनता है वो के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन क्या होगा, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं क्या होगा, उसी को हम लोग कपलिंग फैक्टर कह लेते हैं। समझ गए, नोट कर लो। अब अगर डायग्रामेटिकली हम लोग दिखाना चाहते हैं बेटा के की वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए, मार्क तो सारे ब्लैक ही हैं। कैसे करें इसको, हमें सेकेंडरी बनाना है बेटा। ऐसा करते हैं, ये इधर वाला जो है छोटा वाला, इसे प्राइमरी कह लिया। आपके पास अलग कलर होगा तो दोनों का अलग अलग कलर से बना लेना। और ये बाहर वाला जो है इसे क्या कह लिया आपने,
सेकेंडरी के लिए। अब प्राइमरी से जो भी जनरेट होगा वो सेकेंडरी से पास आउट होगा, तो सेकेंडरी से जब पास आउट होगा तो यहाँ पे के की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे बेटा। ठीक, दूसरा इसी डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन आपको पूछा गया था। यहाँ पे अगर एयर गैप है, ये सेकेंड प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है, तो इस केस में अब यहाँ पे जो भी जनरेट होगा पूरा का पूरा सेकेंडरी से पास आउट नहीं होगा, तो इस केस में आपका के की जो वैल्यू होगी वो लेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या हो जाएगा 1। तीसरा भी हम लोगों ने बनाया था कि अगर दो कॉइल है और दोनों म्यूचुअली कैसे हैं, परपेंडिकुलर है बेटा, तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ से जो पास होने वाला होगा, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, इसमें से जनरेट होने वाला कुछ भी यहाँ से पास आउट नहीं होगा, दोनों डिफरेंट एक्सिस पे है, तो उस केस में यहाँ पे के की वैल्यू क्या ले लेंगे, के इक्वल टू 0। ठीक, ये डायग्राम के इसी डायग्राम के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था। साइन हो गया बेटा सबका? नेक्स्ट हेडिंग करेगा, हो गया? लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वेरियस कंडीशंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वेरियस कंडीशंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वेरियस कंडीशंस, जैसे वहां पे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस लिखा था, ऐसे यहाँ पे बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वेरियस कंडीशंस। पहला लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल। मानो इसकी रेडियस बेटा कैपिटल आर लिया, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर है, बाहर वाले कितना है कैपिटल आर, अंदर वाले क्या है आपका स्मॉल आर है। करंट आप इसे प्राइमरी कह लिया, इसे सेकेंडरी कह लिया। प्राइमरी में करंट आपका आई फ्लो हो रहे हैं, ठीक, और टर्न्स आपके N1 एंड N2 है। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल में N1 N2 है, ठीक। कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर, दोनों का सेंटर आपका सेम सेम है। प्राइमरी कॉइल में करंट आपने आई फ्लो कराया, तो सेकेंडरी कॉइल में जो आपका इनके बीच में इंडक्शन होगा, अगर ये कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक है तो उस कंडीशन में कितना होगा उसके लिए फार्मूला हमें लिखना है, ठीक। तो डायग्राम बना लीजिए। आपको रिलेशन ही हमें यहाँ लिखना रहता है।
गया, बन गया कॉन्सेंट्रिक कोवैलेंस। तो यहाँ पे N1 N2 आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी में, स्मॉल r रेडियस है सेकेंडरी कॉइल की जो अंदर वाला है, और कैपिटल R है रेडियस है बेटा आउटर यानी प्राइमरी कॉइल का। तो जो म्यूचुअल इंडक्शन आपका होता है, रिलेशन जो बनता है, तो ये इक्वल टू द म्यू नॉट इनटू पाई N1 N2 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R। ठीक, तो m की जो वैल्यू इस केस में होता है म्यू नॉट इनटू पाई N1 इंटू N2 इंटू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल R। यानी म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू m जो है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो गया, और दूसरा स्मॉल r इनर जो आपका क्या है सेकेंडरी कॉइल है उसके रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन, और प्राइमरी के इसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं क्या म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू होगी, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। तो फार्मूला नोट कर लीजिएगा, आपके यहाँ जब भी पूछा जाएगा रेडीमेड फॉर्म में ही मिलता है। ठीक, हाँ, आपको सिलाने और धुलाने की जरूरत नहीं है, पहले पहन लीजिए, है ना बेटा। दूसरा लिखिएगा पार्ट 2 सोलेनाइड्स। पार्ट 2 सोलेनाइड को एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर लपेटे गए हैं बेटा। पार्ट 2 सोलेनाइड्स। आपके पास अलग कलर होगा तो आप अलग कलर से बनाना बेटा, हमारे पास आज एक ही कलर की अवेलेबिलिटी है। इसे मान लिया हमने प्राइमरी, और नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। दूसरा वाला जो है, अब हम इसको कलर हमारे पास नहीं है तो हम डॉटर बना ले रहे हैं। आपके पास कलर होगा तो आप आपके पास कलर होगा दूसरा तो आप कलर डायरेक्ट बना लीजिए, इससे डाटा बनाने की जरूरत नहीं है। ये हम दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसलिए कर रहे हैं। एक मिनट बनाइए। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? एक में आप N1 ले लो, दूसरे वाले में कितना ले लीजिए? N2 ले लीजिए। ठीक, प्राइमरी वाले में N1 ले लीजिए, सेकेंडरी वाले में क्या ले लीजिए? N2 ले लीजिए। डॉटेड से जो हमने बनाया है उससे सेकेंडरी लिख ले रहे हैं, और जो कंप्लीट लाइन से है इसे हमने क्या कह दिया? सेकेंडरी कॉइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। लेंथ ऑफ द कॉमन लेंथ दोनों का जो है वो L है, कॉमन लेंथ L है। टर्न्स आपके N1 और क्या है? N2 है। N1 और N2 हमारे क्या हो गए? यहाँ से टर्न्स हो गए, तो N1 N2 टर्न्स हो गया, लेंथ आपका क्या हो गया? L हो गया। तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो लिखिएगा हो गया। म्यूचुअल इंडक्शन M की वैल्यू आ गई म्यू नॉट N1 N2 इंटू A अपॉन L। ए एरिया ऑफ द क्या?
सोलेनाइड होगा, एरिया जो आपका होगा क्रॉस सेक्शनल उसे लेंगे। यहाँ पे m की वैल्यू म्यू नॉट n1 इंटू n2, ये n है बेटा, इंटू a बाई l, ये n है, m मत पढ़ लेना यार, n1 इंटू n2, n1 इंटू a बाई l। अगर दो सोलेनाइड है तो एक्चुअली आपको क्या किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं, तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्शन जो होगा म्यू नॉट n1 इंटू ए बाई एल के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। हो गया। थर्ड लिख लीजिएगा, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर कॉइल, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर कॉइल। अब जरा डायग्राम बना लीजिए, तब फिर देखो होता क्या है। कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर, जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक लिया था तो दोनों की रेडियाई अलग अलग थी, ऐसे यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक जब बनाएंगे बेटा तो दोनों का जो लेंथ होगा ना साइड, वो दोनों का बेटा अलग अलग होगा। ठीक, अगर इसे हमने कैपिटल एल ले लिया, इसे हमने स्मॉल एल ले लिया, ठीक, n1 इसमें टर्न्स हैं और इसमें मान लो n2 हमारे टर्न्स हैं। करंट हमारा I फ्लो हो रहा है, ये काम करेगा प्राइमरी का, बाहर वाला कौन है, इसे प्राइमरी कह लो, और इसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, सेकेंडरी है। यहाँ पे n2 टर्न्स आपके लिए गए फिलहाल सेकेंडरी में, प्राइमरी में n1 टर्न्स हैं। ठीक, तो ये कंडीशन है, साइड लेंथ कैपिटल एल और स्मॉल एल दिया गया है। तो अगर ये सिचुएशन आपको मिलता है तो लिखिएगा बोले बेटा, m की वैल्यू आएगी 2√2, नोट कर लीजिएगा, m इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट n1 इंटू स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू कैपिटल एल। m इक्वल टू म्यू नॉट 2√2, नहीं खाली √2 ऐसे, m इक्वल टू 2√2 पहले लिखा है, 2√2 खाली इतने का रूट है 2 का ही, म्यू नॉट n1 इंटू n2। देखो वहां पे हम लोग रेडियस बाहर वाले का कैपिटल आर लिया था, और यहाँ पे जो बाहर वाले का लेंथ आप ले रहे हो कैपिटल एल लिया है, तो 2√2 म्यू नॉट n1 इंटू वहां पे स्मॉल आर स्क्वायर ऊपर आया था, याद करो, और नीचे आया था 2 इंटू कैपिटल आर। यहाँ पे ऊपर आएगा स्मॉल एल स्क्वायर, नीचे आएगा, चूंकि सर्कुलर फॉर्म में है नहीं तो यहाँ पे पाई इंटू एल लेते हैं, पाई इंटू कैपिटल एल। तो लिख लीजिएगा 2√2 म्यू नॉट n1 इंटू स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू कैपिटल एल। 2√2 म्यू नॉट n1 इंटू स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। तो बेटा आप फार्मूले थोड़ा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रिक वाले पे रेडियस पे पुटअप किया गया है, बाकी पे भी अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस तरह से आपका अगर बनता है वैसे निकालेंगे तो पूरा ड्राइव करने बहुत टाइम आपको जाएगा और शायद उस टाइम पे हो भी नहीं पाएगा। ठीक, तो एडिफा फार्मूला आप थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि रिलेशन जब ऐसे क्वेश्चन के बनाए जाते हैं बहुत क्लोज नहीं ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप एक बार पढ़े हैं, देखे हैं n1 इंटू कहाँ होता है, कौन क्या होता है, तो जनरली लग जाता है। ठीक है, तो देखो सभी में नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ पे हैं, ऊपर हैं। ठीक, यहाँ पे जब हम कॉन्सेंट्रिक की बात करेंगे तो अंदर वाले की जो रेडियाई या लेंथ होगी वो ऊपर होगा, और आउटर वाले का कहाँ पे होगा, नीचे होगा।
अब यहाँ पे मल्टीप्लायर फैक्टर दोनों में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप इतना याद रखेंगे तो वहां पे आपका बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस। देखिएगा, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस में पहला लिखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। लिखिएगा इफ टू कॉइल्स ऑफ self inductances L1 L2, if two coils of self inductances L1 L2 having mutual inductance capital M, having mutual inductance capital M are in series and are far from each other so that mutual induction between them is negligible. Mutual induction between them is negligible. Then net self inductance लिखिए, जैसे हम लोग बेटा रेजिस्टेंस जोड़ते थे ना, तो फिलहाल अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो उसी टाइम ये नोट कर लिया। तो जिस तरह से बेटा रेजिस्टेंस जोड़ते थे जब वो क्या सीरीज में जोड़े जाते थे, ठीक, तो उनके लिए R = R1 + R2 लिखते थे ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जब रखेंगे बेटा, अगर आप रख रहे हैं तो LS की यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे वहाँ RS लेते थे, LS ले लो। LS की वैल्यू जो होगी वो L1 + L2 के बराबर होगा। लेकिन ये तब होता है जब दोनों सीरीज में तो जुड़े हुए हैं बट लॉन्ग डिस्टेंस पे हो। लॉन्ग डिस्टेंस कहने का मतलब उनके बीच म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू लगभग क्या हो, 0 हो। उनके बीच जो डेवलप होने वाला म्यूचुअल इंडक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो उस कंडीशन में LS की वैल्यू जो होगी वो L1 L2 के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लो एक आपने बनाया ऐसे, दूसरा वाला जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है। लॉन्ग डिस्टेंस इतना है कि उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तब के लिए आपका बेटा एप्लीकेबल होता है। तो नोट कर लिए L = L1 + L2। दूसरा इसी में आगे लिख लीजिएगा, जब पास होंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। तो लिखिएगा बोले when they are situated closer to each other, when they are situated closer to each other, then net inductance अगर पास होंगे बेटा तो L1 + L2 ± 2m। अब दोनों अगर सपोर्टिव फॉर्म में हैं तो क्या होगा, प्लस। अपोजिंग का कंडीशन में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में L1 + L2 ± 2m, m में क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस है बेटा। L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंसेस है और m जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बेटा। तो ये तो कहानी होती है हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल में कर लीजिएगा,
पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, if two coils of self inductances L1 and L2 having mutual inductance are connected in parallel and are far from each other then net inductance far from each other, then net inductance जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते थे बेटा 1/R इक्वल टू RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, रेसिप्रोकल सम होता था पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऐसे जब एक दूसरे से दूर होंगे तो यहाँ पे भी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे रेजिस्टेंस का होता था वैसे ही रिजल्ट निकालेंगे। तो 1/, आ जाएगा बेटा LP, 1/ क्या, LP इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, ठीक। और अगर इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो LP की वैल्यू हो जाएगा, एंड लेंगे क्या LCM, तो L1 L2 ऊपर L1 प्लस L2, ये रिवर्स कर लो तो आ जाता है क्या L1 L2 अपान L1 प्लस L2। अगर दो हैं तो दो ही कनेक्टेड है, वैसे यहाँ पे फिलहाल दो के केस में पूछे जाते हैं। अगर दो ही कनेक्टेड हैं तो L1 L2 अपान L1 प्लस L2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अगर पैरेलली हम लोगों ने इसको क्या किया है, कनेक्ट किया है तो बेटा, लेकिन कंडीशन कब है, जब उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 0 है। जब उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे LP की वैल्यू N1 N2 अपान L1 प्लस L2 की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। हो गया अगला, अगर पैरेलल में है लेकिन एक दूसरे के पास है तो पास होंगे तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। तो नीचे लिखिएगा when they are situated closer to each other, देखिए then LP इक्वल टू L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपान, LP की वैल्यू हो जाएगी बेटा L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। जब ये पैरेलली हैं और एक दूसरे के क्लोजर पॉइंट पे रखे गए हैं तो कंडीशन म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपान N1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M हो गया। चलो 1 मिनट सिलेबस दे दो बेटा। तो आपने कैपेसिटर के केस में पढ़ा था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो जिस तरह से कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़े थे, ऐसे ही यहाँ पे इंडक्टर में हम ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट होता है LR सर्किट में, ग्रोथ एंड क्या डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक, कि कैसे कैसे उसमें वैल्यू जो करंट की होगी वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, ठीक।
हटा दिए हैं बेटा। ग्रोथ एंड डीके को बेटा हटा दिया है इन्होंने, ठीक। तो बाकी अभी हम लोग जब सर्किट पढ़ेंगे LCR, L सर्किट, C सर्किट, R सर्किट यानी AC सर्किट, तब उसमें बाकी के कंडीशन में वहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा। यहाँ से बाकी हटा दिया है बेटा। इसके बाद अल्टरनेटिव करंट आपका आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद अल्टरनेटिव करंट, पीक एंड RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, रेजोनेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, LCR सर्किट, ठीक। तो क्या ये डाटा ऐसे शॉर्ट में समझा दें? वैसे हटा दिया गया है नहीं यहाँ पे, ठीक। समझा दें कि उड़ा दें? हैं? क्या हुआ बेटा, तेज बोलो। ईडी करंट, अभी ईडी करंट पढ़ेंगे आगे, ठीक। तो लिख लीजिए, इस पोर्शन का ईडी करंट बचा हुआ है ना, लेंजला वगैरह हो ही गया था। चलिए लिख लीजिएगा ईडी करंट बेटा, ईडी करंट, ईडी करंट। अब थोड़ी सी कहानी सुन लो। जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू बेटा करंट पास आउट होता है, वेरिएबल फील्ड वहां जनरेट होगा, तो उस केस में एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी लॉस होती है हीट के फॉर्म में, ठीक। उस समय जो सर्कुलर फॉर्म में करंट डेवलप होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कह लेते हैं ईडी करंट। जैसे कोई भी अगर क्या है कंडक्टिंग मटेरियल है, उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग इंटर कराएं या एक्सर्ट करें, तो उस केस में वहां पे वेरिएबल क्या होगा, वेरिएशन की वजह से आपको एक करंट डेवलप होता है, कैसा, जैसे हम लोग ईडी मतलब भंवर होता है, भंवर सुना है, नदियों समुद्रों में भंवर आती हैं, ठीक, या अगर हाँ भंवर धाराएं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसी तरह से यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में करंट डेवलप होता है, तो उसी को टर्म देते बेटा ईडी करंट। और ईडी करंट की वैल्यू इतना स्ट्रांगर होता है कि अगर इसका लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूअसली आपका डेवलप हो, तो उस केस में आपका जो भी मेटालिक ऑब्जेक्ट है वो मेल्ट भी कर सकता है, यानी कि ह्यूज अमाउंट में एनर्जी वहां से क्या होती है, लॉस होती है। तो उस केस में उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए, जैसे मेनली हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ना, सबने पढ़ा होगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर आपका होता है, क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। और ट्रांसफार्मर में भी आपका अगर जैसे अभी जाइएगा पढ़ के, ठीक है, तो आसपास में कोई ट्रांसफार्मर होगा, कान मत लगा लेना, हाँ, ठीक। आप सप्लाई आ रही हो तो उसके पास में थोड़ा खड़े हो जाइए, तो देखिए वाइब्रेशन की साउंड सुनाई पड़ती है, ठीक है, आप दूर से ही सुनाई पड़ता है, ठीक। कि अगर आप नियर उसके खड़े हैं और बहुत साउंड ना हो, तो वहां से वाइब्रेशन की साउंड सुनाई पड़ती है, उसी को हमिंग साउंड कह लेते हैं। और वो जो कॉजिंग फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, ईडी करंट ही होता है। तो उस केस में ईडी करंट को क्या, क्योंकि करंट हमारा सप्लाई कंटिन्यूअसली हो रहा है, कंटिन्यूअसली करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि ईडी करंट की वजह से हीटिंग आपकी हो रही है, ठीक। वैसे भी मेटल से करंट पास आउट होगा, रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग होगी, तो उसकी वजह से भी हीटिंग होती है। इसीलिए जो हमारा आपने पढ़ा होगा क्या, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो लेमिनेटेड क्या आयरन शीट के बनाए जाते हैं, एक सिंगल स्लैब नहीं बनाया जाता कि एक सिंगल स्लैब का बना दिया जाए। सिंगल स्लैब का बना देंगे तो उसमें आपका करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और ओवर हीटिंग बहुत ज्यादा होगा, तो उससे कोर के मेल्ट करने या ट्रांसफार्मर के बर्न करने के चांसेस हो जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसी चीज को रिड्यूस करने के लिए जो आपका ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो लेमिनेटेड बनाया जाता है बेटा। कैसा बनाते हैं, लेमिनेटेड कोर का फॉर्मेशन किया जाता है, ऊपर से लेमिनेट कर दिया जाता है, तो कंडीशन आपकी होती है वहां से लेमिनेटेड कोर का फॉर्मेशन होता है, तो जिससे आपका ईडी करंट की वैल्यू को हम लोग मिनिमाइज कर सके। या कोई भी अगर बॉडी है जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है, इंटर कर रही है, तो उसमें हम लोग स्ट्रिप कटिंग कर देते हैं बीच बीच में, जिससे वो जो हमारा क्या हो रहा, करंट डेवलप हो रहा था, वो इंट्रैप्ट हो जाए, प्रॉपर ज्यादा डेवलप ना होने पाए। ये सारी चीजें होती हैं हमारी काज ईडी करंट का, उसी के बेस में हम लोग कह लेते हैं, उसी को क्या टर्म देंगे बेटा, ईडी करंट। टाइम क्या हो रहा है जी, सदा गया है ना, अच्छा हो गया है, चलो तो कल लिखवाते हैं बेटा, ठीक। आज हम लोग इधर उधर ट्रांसफर में
कुछ लोग नीचे गए हैं, आ जाने दीजिए। कुछ पूछना हो तो बताइए। तो लगातार क्लास भी नहीं चल पाता ना, समस्या ये है। क्या चल रहा था ये पता है ना? पता है ना? ठीक है। ट्रांसलेशन स्टार्ट किया था मैंने, ठीक। ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। आदत बनी है उस बोर्ड पर, क्यों? बड़ा अजीब लगता है इस पर। ट्रांसलेशन क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। आप बुक ओपन करके बैठिए सब लोग। बुक में कुछ चीजें हैं, आपको टिक करा दूंगा क्योंकि यहाँ ज्यादा लिखना तो है नहीं है, ठीक है? आप उसी में से नोट कर लीजिएगा। हो गया है ये? कुछ क्या समझना है बताइए। नहीं, ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना, सिलेबस ऑलरेडी बहुत डिले चल रहा है। आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो हम बता सकते हैं। अब कहिए पूरा एक्सप्लेन करना टाइम लगेगा उसमें, ठीक है? वो नहीं हो सकता है। ट्रांसलेशन कहां होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है? मेन चीजें देखते जाइए। सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, कैसे प्रोटीन बनती है। चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सभी में सेल के साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है? ट्रांसलेशन, ठीक है? क्या क्या जरूरत है इसके लिए अगर कहा जाए? रिक्वायरमेंट, लास्ट टाइम मैंने बताया था ये सारी चीजें। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए आपको? राइबोसोम चाहिए होते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म। क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर द अटैचमेंट ऑफ द एमआरएनए। इसके बाद और क्या चाहिए? मैसेंजर आरएनए चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहीं पर सीक्रेट कोड लगा हुआ है। इसी के हिसाब से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अमीनो एसिड्स चाहिए, अमीनो एसिड्स। और क्या चाहिए? एटीपी। बिना एटीपी के ये प्रोसेस नहीं चलता है। एनर्जी, एटीपी, ठीक है। और कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ती है इसमें। क्या चीज? एंजाइम। समझ में आ रहा है? अब देखिए ट्रांसलेशन में स्टार्टिंग में एक लाइन लिखा बुक में कि ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन बनती है, कौन सी प्रोटीन बनेगा ये किस चीज पर डिपेंड करता है? कैसी प्रोटीन बनेगी? जैसा अमीनो एसिड लगेगा, जिस टाइप के अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे उस टाइप की प्रोटीन बनेगा, ठीक है? तो ये किस पर डिपेंड करता है? कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा? ये डिपेंड करता है मैसेंजर आरएनए में कौन सा सीक्रेट कोड लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? मैसेंजर आरएनए में जैसा कोड लगा रहेगा उस हिसाब से प्रोटीन बनेगी, क्योंकि जेनेटिक कोड के हिसाब से क्या होते हैं? अमीनो एसिड अटैच करते हैं। समझ में आता है ये चीज? अगर जेनेटिक कोड मैसेंजर आरएनए में क्या लगा है? यूजी, तो कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा यहाँ पर? मीथियोनाइन,
ठीक, तो एक लाइन बुक में लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि टाइप ऑफ प्रोटीन, किस टाइप की प्रोटीन बनेगी ये डिसाइड कौन करता है? मैसेंजर आरएनए डिसाइड करता है, क्योंकि उसी में सीक्रेट कोड लगा हुआ, ठीक है। डिपेंड्स ऑन सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो लगते हैं उनकी सीक्वेंस क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड कहां पर लगा हुआ है, ठीक है। पहले कौन सा अमीनो एसिड है, उसके बाद कौन सा है, तो ये प्रोटीन का टाइप इस पर डिपेंड करता है, ठीक।